आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले तीन वीडियो आ चुकी हैं और ये हमारी आज चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये चौथी क्लास है। इस क्लास से पहले हमने आपको अपभ्रंश भाषा तक बता दिया था। कहाँ तक बता दिया था? अपभ्रंश भाषा तक। हमने आपको अपभ्रंश भाषा तक बता दिया था। इसका जो समय होता है वो कितना होता है? अपभ्रंश का समय कितना है ये बताओ। अपभ्रंश का जो समय है वो 500 से 1000 ईस्वी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 500 से 1000 ईस्वी तक है। और इसके जो अपभ्रंश भाषा है इसके जनक कौन है? स्वयंभू है इसके जनक, ये आपको याद रखना है। और जो अपभ्रंश भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? पतंजलि ने किया था। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम अभट्ट भाषा को बताएंगे। किसको बताएंगे? अभट्ट भाषा को बताएंगे। किसको बताएंगे? अभट्ट भाषा को बताएंगे, जिसका समय काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक होता है। ये आपको याद रखना है। और हमारे जो बैच का नाम है वो रोजगार बैच हिंदी स्पेशल है और प्रत्येक दिन इसकी वीडियो आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभट्ट भाषा, जिसका जो समय काल होता है वो कितना है? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक इसका समय काल है। ये आपको याद रखना है और काफी इंपोर्टेंट सवाल है इसका। और हम अभट्ट भाषा के जनक बात करेंगे। जो ये अभट्ट भाषा है ये कैसी भाषा है? ये ग्रामीण भाषा है। कैसी भाषा है? इसे ग्रामीण भाषा कहते हैं। इसे कैसी भाषा कहते हैं? इसे ग्रामीण भाषा कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो अभट्ट भाषा है उसे हम ग्रामीण भाषा भी कहते हैं। अब हम अभट्ट भाषा के बारे में बात करेंगे। तो अभट्ट भाषा के जो जनक हैं कौन है? जनक। अभट्ट भाषा के जनक कौन है ये आपको याद होना चाहिए। जो अभट्ट भाषा के जनक है वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, विद्यापति। इनको अभट्ट भाषा का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और जो ये विद्यापति हैं कौन? ये विद्यापति, इनके बारे में शायद आपको याद रखनी है कि जो विद्यापति थे ये राजा कीर्ति के दरबार में कवि थे। मतलब कहां पर रहते थे? ये राजा कीर्ति के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? राजा कीर्ति। ये आपको याद रखना है। राजा कीर्ति के दरबार में रहते थे। अभी हम विद्यापति के बारे में जानेंगे और चाहिए, लेकिन आपको इससे पहले एक चीज याद रखनी है। जो अभट्ट भाषा के जनक हैं विद्यापति, ये राजा कीर्ति के दरबार में रहते थे। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो काफी इंपोर्टेंट रचना है, तो हम इनकी रचनाओं के भी बताएंगे आपको। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली रचना है कीर्ति लता। कौन सी है? कीर्ति इनकी जो पहली रचना है वो कौन सी है? कीर्ति लता। दूसरी कौन सी है? कीर्ति पताका। कौन सी है? कीर्ति पताका। ये आपको याद रखनी है। और ये काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी। जो ये कीर्ति पताका पुस्तक है विद्यापति की, ये प्रकाशित ही नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? ये प्रकाशित नहीं हुई थी। जो कीर्ति पताका पुस्तक है इनकी रचना है ये प्रकाशित कभी हुई नहीं थी। ये अभी आपको इंपोर्टेंट रखना है कि ऐसी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है
जो प्रकाशित हुई नहीं थी अभी तक। तो कौन सी है? कीर्ति पताका है। इनके बाद इनकी एक और पुस्तक है भू परिक्रमा। कौन सी है? भू परिक्रमा। ये भी काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, भू परिक्रमा। ये आपको याद रखनी है। इनकी एक और पुस्तक है पदावली। कौन सी है? पदावली। ये आपको याद रखनी है और ये काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। ये कौन सी पुस्तक है? इनकी पदावली पुस्तक है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी जो पदावली की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो इनकी जो भाषा है ये है ब्रज भाषा। ये काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इस पुस्तक में यानी कि इस रचना में वर्णन किसका है? इसमें पदावली में मतलब इनका वर्णन किनका है इस पुस्तक में? तो किनका वर्णन है? राधा कृष्ण का। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्ण का इस पुस्तक में वर्णन दिया गया है और ये पुस्तक वियोग श्रृंगार में लिखी गई है। किसमें? वियोग श्रृंगार जो रस है उसमें ये लिखी गई है। ये आपको याद रखना है। वियोग श्रृंगार रस। जो हम रस पढ़ते हैं तो ये पुस्तक है वो वियोग श्रृंगार रस में लिखी गई है और ये काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। उसका जो इसमें जो किताबों का में वर्णन है वो किनका है? राधा कृष्ण का वर्णन है। ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ विद्यापति के बारे में अन्य बातें हैं। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। इनके विद्यापति के क्या है? अन्य नाम। ये आपको याद रखने हैं, काफी इंपोर्टेंट नाम है अन्य नाम। तो इनको मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिला। मैथिली कोकिला इन्हें कहा जाता है। विद्यापति को इनका ये अन्य नाम भी है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन है जो स्वर कोकिला है उसे किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला और भारत कोकिला। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत कोकिला कौन है और स्वर कोकिला कौन है। इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये आपके आज के क्वेश्चन रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि स्वर कोकिला कौन है और भारत कोकिला कौन है, यानी कि किनके ये उपनाम हैं। तो हम इनके दूसरा नाम क्या है? जो विद्यापति का अन्य नाम में दूसरा नाम क्या है? अभिनव जयदेव। क्या है? अभिनव जयदेव। ये भी काफी बुलंद नाम है कि अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनका एक और नाम है अपरूप कवि। क्या है? अपरूप कवि। और इन्हें हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है। किसको? विद्यापति को हिंदी का पहला कवि। ये आपका भी इंपोर्टेंट सवाल है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा और ये काफी है, मतलब एक नहीं 4-5 लोगों को हिंदी का पहला कवि कहा जाता है और ये किनके अनुसार कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये किनके अनुसार कैसे कहा जाता है? तो ये जो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन, किनके अनुसार कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा विद्यापति को हिंदी का पहला कवि
कहा जाता है? ये काफी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा कि हिंदी का पहला कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार कौन है? तो कौन है? विद्यापति हैं। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और भी कवि हैं, हम उनको भी अभी इसके बाद लगा देंगे, जस्ट इसके बाद, जो कि आपको यहीं पर एक साइड में नोट बना के डाल लेना है। तो अभी इसके बाद हम करा देंगे, और आपको इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आपकी एक सवाल इसमें और है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जो अवट्ट भाषा है, जो ये अवट्ट भाषा है, इसको पुरानी हिंदी किसने कहा है? अवट्ट भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो अवट्ट भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? भोलानाथ व्यास ने कहा है। किसने? भोलानाथ व्यास। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि अवट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो भोलानाथ तिवारी ने कहा है। और हमने पिछली वीडियो में, यानी जो क्लास तीसरी थी, उसमें लास्ट में क्वेश्चन था कि अपभ्रंश भाषा को प्राचीन हिंदी किसने कहा है? किसको? अपभ्रंश भाषा को प्राचीन हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश भाषा को प्राचीन हिंदी कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये इसको अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी कहा था। लेकिन अवट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अवट्ट को पुरानी हिंदी कहा है भोलानाथ तिवारी ने। किसने कहा है? भोलानाथ तिवारी ने, भोलानाथ व्यास ने, सॉरी, भोलानाथ व्यास ने अवट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और हम आगे जो ये बता रहे थे पहले कवि, अभी इसके बाद लिखेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हिंदी पर ही होगा, जो प्राचीन हिंदी। हम इसका प्राचीन हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लिखा दे रहे हैं कि पहला कवि कौन और किसके अनुसार है। ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। हम नहीं बताएंगे इसके लिए कि स्वर कोकिला कौन है और भारत कोकिला कौन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डालना है। अब हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसको हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कुछ थोड़ा बहुत। यहाँ पर आप नोट डाल लेना और इम्पोर्टेंट नोट डालना। IMP, क्या? IMP, इम्पोर्टेंट नोट। हिंदी, हिंदी का पहला कवि, ये आपको काफी इंपोर्टेंट सही रहेगा कि हिंदी का पहला कवि कौन है? हिंदी का पहला कवि तो कौन है? सर्वपा है। कौन है? सर्वपा है। ये आपको याद रखना है, सर्वपा। ये काफी इंपोर्टेंट है। और इसके बाद हम, और ये जो सर्वपा है ये भी हमको बताएंगे कि किसके अनुसार है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ ले बिना किसी, मतलब बिना किसी को दिए कि ये बताओ निम्नलिखित में से हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आपको ये लगाना है सर्वपा। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और इसके बाद है तो हिंदी का जनक। अगला क्वेश्चन है हिंदी का जनक। हिंदी का जनक, जनक किसे कहा जाता है हिंदी का? तो ये कहा जाता है कालिदास को। किसको? कालिदास को हिंदी का जनक कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद आना है कि हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको टेबल बनानी है। ये तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है, हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि किसके अनुसार? दूसरी में ये लिखना है किसके अनुसार। ये आपको टेबल बनानी है, आप इसको नोट करें जल्दी से, अभी लिखाएंगे हम इसको।
तो यहाँ पर आप लगाएं अब्दुल रहमान, पहले नंबर पर लिखें अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ये किसके अनुसार है? पहले कवि हिंदी के। तो ये किसके अनुसार है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये काव्य वर्णन है और आपसे पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो कौन है? अब्दुल रहमान। ये काफी इंपोर्टेंट है। और अगले कवि हैं, दूसरे नंबर पर डाल लें, कौन है? राजा मुंज। राजा मुंज ये किन के अनुसार है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार है। किसके अनुसार है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हैं पहले कवि राजा मुंज। हिंदी के पहले कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार कौन है? तो राजा मुंज है। ये आपको याद रखना है। और जो हमने ये सरफा लगाया है आपको, जो आपको ऑप्शन ही देना ध्यान दे, तब आपको यही क्वेश्चन लगाना है। तो ये किसके अनुसार है? सरफा। ये किसके अनुसार है? तो ये राहुल साक्यायन के अनुसार है। कौन है? किसके अनुसार है? राहुल साक्यायन के अनुसार है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये दो के अनुसार है। राहुल साक्यायन और दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। और अगले हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू किसके अनुसार है? ये राम कुमार वर्मा के अनुसार है। किसके अनुसार है? राम कुमार वर्मा। ये स्वयंभू है, वो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं। और अगले हैं शीलभद्र सूरी। कौन है? शीलभद्र सूरी। ये है शीलभद्र सूरी। ये किसके अनुसार पहले कवि हैं? तो ये गणपति चंद्र गुप्ता के अनुसार पहले कवि हैं। किनके अनुसार? गणपति किसके अनुसार है? गणपति चंद्र गुप्ता। शीलभद्र सूरी जो हिंदी के पहले कवि हैं वो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हैं। ये आपको याद रखना है। और जो हमने अभी इससे पहले कहा था विद्यापति, ये विद्यापति किसके अनुसार थे? तो हरिवंश राय बच्चन के अनुसार थे। ये आपको याद रखना है। अभी हमने ये अवट्ट भाषा में कराया भी था। ये अवट्ट भाषा के जनक भी हैं। तो किसने कहा था? हरिवंश तो ये हरिवंश राय बच्चन के अनुसार हैं हिंदी के पहले कवि। कौन है? विद्यापति। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम इसको दोबारा समझा देंगे। यहाँ पर जो अगर आपको ऑप्शन ही ना दे कि किसी के अनुसार ही ना दे, कि मतलब ये कोई ऑप्शन देना कि नहीं किसी के अनुसार नहीं, और आपको डायरेक्ट पूछ ले कि हिंदी का पहला कवि कौन है, और आपसे पूछ ले कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आपको ऑप्शन में यही लगाना है। जब तक
किसी के अनुसार ना कहे, तब तक आपको यही लगाना है सर्वपा। ये हिंदी के पहले कवि हैं और हिंदी का जनक कौन है? ये है कालिदास। ये आपको लगाना है। जो हिंदी के जनक हैं वो कालिदास हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। और हम अब ये कहेंगे हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो कौन है? अब्दुल रहमान। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी कह सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो वो है राजा मुंज। कौन है? राजा मुंज हैं। और आपसे ये पूछ रहे क्वेश्चन में कि राहुल सत्याम के अनुसार या फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सर्वपा है। कौन है? सर्वपा है। और ये हिंदी के पहले कवि भी हैं, सर्वपा। ये आपको याद रखना है। और आपसे ये भी अगला क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, तो स्वयंभू हैं। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि शीलभद्र सूरी हैं। और हरिवंश राय बच्चन के अनुसार हिंदी के पहले कवि विद्यापति हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको टेबल बनानी है और ये आपको याद करना है, चाहे रटे कैसे भी करें, लेकिन आप ये आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी के पहले कवि कौन है, तो कौन है? अब्दुल रहमान है। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी का पहला कवि कौन है, और ये दे ही ना कि किसी के भी अनुसार देना, ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ रहे, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है हिंदी का पहला कवि। हिंदी का पहला कवि कौन है? तो आपको इसका जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है? सर्वपा लगाना है। क्या लगाना है? सर्वपा लगाना है। और आपको अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो कौन है? इनके अनुसार कौन है? तो ये इनके अनुसार है स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। तो इसका आंसर होगा स्वयंभू। ये हमने आपको दोनों तरह से क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आपको सर्वपा ही लगाना है। और आपको क्वेश्चन देके पूछे कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो स्वयंभू है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। अब हम जो इसके बाद टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। क्या होगा? प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी होगा। और उसके बाद हम आधुनिक हिंदी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आधुनिक हिंदी पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन हिंदी। हम इधर लिख देते हैं, ये हटा देते हैं। अभी आपने उतार लिया होगा, जल्दी से उतार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वीडियो को रोक कर। जो हम आपको कराएंगे आगे कौन सा कराएंगे? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हम आपको 5वीं क्लास में ये पढ़ाएंगे कि हिंदी का प्राचीन हिंदी के बारे में अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम। तो इसका जो समय काल कितना है? 1000 से 1000 ईस्वी से 1850 तक है ये प्राचीन हिंदी। और इसके बाद जो चलती है वो आधुनिक हिंदी चलती है। क्या चलती है? आधुनिक हिंदी चलती है। इसके बाद ये आपको याद रखना है, जो आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अब तक चल रही है। तो यानी कि अभी कौन सी हिंदी चल रही है? आधुनिक हिंदी चल रही है। और जो ये हमने आपको आंसर पूछा था कि स्वर कोकिला कौन है और भारत कोकिला कौन है, तो उसके आप आंसर भी लिख सकते हैं। जो इसका पहला आंसर है स्वर कोकिला कौन है, तो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर हैं। और भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। ये आपको हम ऐसे बताते थे, स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर हैं।
और भारत कोकिला हैं सरोजिनी नायडू। ये दोनों आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछ भी लेते हैं। और अभी हमने अभट्ट भाषा में, अभट्ट में ही बताया था कि मैथिली कोकिला कौन है मैथिल। तो मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को, ये आपको याद रखना है। और ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, और मैथिल कोकिला कौन है? विद्यापति हैं। ये आपको याद रखना है। और जो हमारा अगली वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन हिंदी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है।